हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का रेसिडेंशियल ग्रैंड व्यू प्रेप स्कूल के ऑनलाइन डिजिटल क्लास में। मैं अभिषेक श्रीवास्तव मौजूद हूं आपके सामने द वर्ब चैप्टर के तीसरे वीडियो लेक्चर में, और हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले शुरू करने के पहले पहले दो वीडियो लेक्चर में हमने जो देखा है उसको क्विक रिवीजन देते हैं। क्विक रिवीजन में सबसे पहले हमने समझा था वर्ब के फिर दो प्रकार, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। देन वी सॉ that the main verbs are of two types, finite verb, non-finite verb, and then we again understood the concept of what is finite and what is non-finite, and we got to know the types of the classes of finite verb, that was transitive and intransitive. We learned the concept of transitive and intransitive, what is a transitive verb, what is an intransitive verb, ये दोनों concept को हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि सब एक सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को, और फिर हमने समझा था कि किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि ये लेक्चर भी आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, हम लोग इस चैप्टर के आगे के भाग को पढ़ते हैं। ओके, जो बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम लोगों को समझना सीखना है। क्या होता है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? नाम ही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को जो पूर्ण करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए उसको पूर्ण करे। ओके, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वालिफाइज द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वालिफाइज द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट कम्स आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही आएगा। और इंट्रांजिटिव क्या होता है आप पहले से जानते हैं, क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इंट्रांजिटिव। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा मतलब वर्ब कैसा होगा, तो ट्रांजिटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, और ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ही आता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Subject complement qualifies the subject and it comes after intransitive verb, and object complement qualifies the object and it comes after transitive verbs. क्लियर है ना? एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। They made me captain, made क्या हो गया? वर्ब हो गया। me क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये कैप्टन क्या हो गया? ये me की विशेषता बता रहा है कि मैं क्या बना, मैं कैप्टन बना। तो ये वर्ब कैसा था? ट्रांजिटिव। He found them, found क्या है? वर्ब है। them क्या है? ऑब्जेक्ट है। और them की खासियत क्या है? them क्या कर रहे थे? सो रहे थे। they were sleeping, they were asleep. ओके, तो वर्ब कैसा हुआ? ट्रांजिटिव हुआ। ओके, I saw her eating a mango, I saw her eating a mango। ठीक है, क्या कर रही थी? तो मैंगो खा रही थी। ठीक है, I saw her, यहाँ पे देखिए, I saw ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। हर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया सौ का। और हर क्या कर रही है? तो मैंगो खा रही है। ओके, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। वेयर इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर? देयर इज नो ऑब्जेक्ट ओवर हियर। इंजीनियर कौन है? वह है। वह कौन है? ही क्या है? तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ये इंजीनियर क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्या ये इज किसी ऑब्जेक्ट के साथ आया है? तो नहीं, नहीं आया है। सी लुक्स टायर्ड, थकी हुई कौन दिख रही है? शी क्या है? सब्जेक्ट है। टायर्ड किसकी विशेषता है? शी की विशेषता है। तो टायर्ड क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लुक्स क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, ही अपीयर्स टू हैव बीन अवेक ऑल नाइट। ही अपीयर्स, हु अपीयर्स? तो ही अपीयर्स। कौन जगा हुआ है रात भर? ही। तो ये टू हैव बीन अवेक ऑल नाइट, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। किसकी विशेषता बता रही है? पूरा फ्रेज है, पूरा क्लॉज है जो ही की विशेषता बता रहा है। और ये अपीयर्स क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है और वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है और वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। और ये सारे एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए है। एक जरूरी नोट है यहाँ पर, इसको नोट कीजिएगा कि नेचर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट जो होता है, जैसे मैंने कैप्टन देखा है, स्लीप देखा है, ईटिंग है, मैंगो देखा है, इंजीनियर है, टायर्ड है, टू हैव बीन अवेक ऑल नाइट, ये जो इसका स्वभाव है ये कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। वो एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट,
ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ये फाइंड आउट करना कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, इंट्रांजिटिव के साथ आएगा, सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं लिंकिंग वर्ब्स और नॉन लिंकिंग वर्ब्स को। ठीक है, तो लिंकिंग मतलब कनेक्शन शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कनेक्शन शो कर रहा है, एक संबंध शो कर रहा है। ऑफ द वर्ब विथ ओनली द सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ये कनेक्शन शो करता है। ये ऐसा वर्ब है जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होता है। बस ऐसा वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे ही रैन फास्ट, तो रैन का संबंध किससे है? ही से है। दे आर वेरी ब्रेव, आर का संबंध किससे है? तो दे से है। दे डांस वेल, डांस का संबंध किससे है? तो दे से है। तो ये हो गया कौन सा वर्ब? लिंकिंग वर्ब्स। किसके साथ कनेक्शन हुआ? सब्जेक्ट के साथ। नॉन लिंकिंग वर्ब जो होगा वो क्या करेगा? शो कनेक्शन ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये दोनों के साथ संबंध शो कर, मैंने शुरुआत में बताया था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का रिलेशन, वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होता है। अब डिपेंड करता है किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, किसी में नहीं है। ठीक है, ये समझिएगा इस बात को। तो अब जैसे कि यहाँ देखिए, दे आर हेल्पिंग पीपल, दे आर का संबंध किससे? दे से। और ये आर और हेल्पिंग, यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब है और आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। तो हेल्प कौन कर रहा है? तो वे लोग कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? तो पीपल को कर रहे हैं। आई कंप्लीटेड माई वर्क, कंप्लीटेड क्या है? वर्ब है। किससे संबंध है? तो आई से है। और किससे संबंध है? तो मेरे काम से है। आई कंप्लीटेड माई वर्क, सब्जेक्ट से रिलेशन है कंप्लीटेड का और माई वर्क से है। दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल, प्लेइंग कौन कर रहा है? तो दे आर प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं? तो दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल। ओके, अब सेम वर्ब का प्रयोग हम एज अ लिंकिंग और नॉन लिंकिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैसे उसका हम यूज कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट के साथ भी रिलेशन दिखाना होगा तो हम वहां पर नॉन लिंकिंग वर्ब का यूज करेंगे, जहां पर किसी वर्ब का रिलेशन उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ हो सकता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि दे आर प्लेइंग, ठीक है, दे आर प्लेइंग, लेकिन यहाँ पर ये ना बताऊं कि क्या खेल, तो ये सेंटेंस भी सही है। यहाँ पे आर का यूज कैसे हो रहा है? तो सिर्फ चूंकि दे के साथ संबंध है, सब्जेक्ट के साथ संबंध है, तो ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। लेकिन अगर यही प्लेइंग के साथ अगर मैंने एक वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्रिकेट लगा दिया, तब इस प्लेइंग का संबंध दोनों से हो गया, क्रिकेट से भी हो गया और दे से भी हो गया, तो ये नॉन लिंकिंग का काम कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि द सेम वर्ब कैन बी लिंकिंग और नॉन लिंकिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज। जिस प्रकार से इसका यूज होता है उस प्रकार से ये वर्ब जो होता है वो लिंकिंग या नॉन लिंकिंग बन सकता है। तो उम्मीद है लिंकिंग वर्ब्स और नॉन लिंकिंग वर्ब्स का जो ये कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स पे। तो जो हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इनको दो प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्शन, जिस प्रकार का ये एक्शन करते हैं, जिस प्रकार का एक्शन इनसे डिनोट होता है, प्रतीत होता है, उस हिसाब से इनको दो प्रकारों में बांटा जाता है। एक होता है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव का मतलब स्टैटिक एक्शंस। स्टैटिक एक्शन जो हमेशा परमानेंट नेचर के होते हैं, जो परमानेंट एक्टिविटी है, सर्टेन स्टेट और कंडीशन को बताता है कि स्थिति अवस्था के बारे में बात करता है, और ये परमानेंट नेचर का होता है जनरली। जैसे वी सी विथ आवर आईज, तो आईज का एक परमानेंट काम है क्या? देखने का। आईज का एक परमानेंट काम है देखने का। ओके, जब भी ये खुला रहेगा ये कुछ ना कुछ देखता रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ देखता रहेगा, बशर्ते कि आंखों में कुछ खराबी ना हो। कानों में अगर कुछ खराबी ना हो तो इसका एक ही काम है सुनना, बस ये सुनता रहेगा, आवाजें कान में जाती रहेंगी। ठीक है, दे नो इंग्लिश, जब आप कुछ जानते हो तो हमेशा जानते हो, राइट। वी बिलीव इन गॉड, भगवान में भरोसा है, एंड इट हैज बीन ऑलवेज देयर, इट इज अ परमानेंट थिंग। ओके, तो इस तरह के जो वर्ब हो गए, सी, हियर, नो, बिलीव, ये सब परमानेंट नेचर के वर्ब है। ठीक है, परमानेंट एक्शन ये लोग करते हैं। अब स्टेटिव वर्ब जो होते हैं वो कुछ प्रकार के होते हैं। ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और कॉग्निशन बोल सकते हो, जो वैसे क्रिया जो हमको अनुभूति देते हैं। ठीक है, जैसे सुनने का, जैसे सूंघने का, जैसे टेस्ट का, फील का, देखने का, ये अनुभूति प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जो 5 सेंस ऑर्गन है, जनरली यही वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक परसेप्शन की भावना लेके आते हैं, कुछ चीज को अनुभूति करते हैं हम, सेंस ऑर्गन के ही वजह से कुछ भी चीज फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि द फूड टेस्ट
डिलीशियस। अब यहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो सकता है, टेस्ट होगा। आई फील वेरी हैप्पी फॉर यू, दिस फ्लावर्स स्मेल गुड। ये सब स्टेटिव वर्ब हो गए, ठीक है, जो परमानेंट एक्शन को डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर verbs of perception can be used in progressive tense but then they denote temporary action. जनरली अवॉइड करते हैं हम लोग verbs of perception को प्रोग्रेसिव टेंस में डिनोट अवॉइड करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस में उसका यूज करेंगे तो जनरली उसका तो मीनिंग चेंज हो जाता है, और अगर मीनिंग चेंज नहीं भी होता है तो उससे सिर्फ एक टेम्पोररी एक्शन का ही पता चलता है। इस बात को हम लोगों ने टाइम एंड टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा है, ठीक है ना। तो verbs ऑफ परमानेंट और मेंटल स्टेट एक्टिविटीज, ये कौन कौन से ऐसे वर्ब होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एग्री, कंसिडर, बिलीव, नो, फॉरगेट, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, थिंक, अंडरस्टैंड, डाउट। ये सब जो वर्ब है ये सब परमानेंट मेंटल स्टेट के वर्ब होते हैं। जैसे वी बिलीव इन गॉड, वी आर बिलीविंग इन गॉड नहीं बोल सकते। दे नो इंग्लिश, दे आर नोइंग इंग्लिश नहीं बोल सकते। वी एग्री विथ हिम, फिर नहीं बोल सकते वी आर एग्रीइंग विथ हिम। तो these verbs cannot be used in progressive tense as these denote permanent mental state। क्योंकि ये permanent mental state को डिनोट कर रहे हैं तो इनके साथ हम प्रोग्रेसिव टेंस का यूज नहीं करेंगे। आई एम नोइंग इंग्लिश नहीं बोलेंगे, वी आर बिलीविंग इन गॉड नहीं बोलेंगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। फिर टेंस वाले चैप्टर में इसको और समझाया गया है, ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस में समझाया गया है इसको। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं, वर्ब्स ऑफ फिर परमानेंट मेंटल स्टेटस और एक्टिविटीज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो वर्ब ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट एक्टिविटीज होता है वो हम लोग जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं, उसका यूज हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे वर्ब होते हैं स्टेटिव वर्ब जो इमोशनल स्टेट्स को बताते हैं, जैसे वर्ब डिनोटिंग परमानेंट फीलिंग्स और इमोशन, हमारे स्थायी भावनाओं को बताने का ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, हेट, होप, वांट, विश, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, ये सब जो वर्ब है ये हमारे इमोशनल स्टेट को बताने का काम करते हैं। जैसे आई लव टीचिंग, आई एम लविंग टीचिंग नहीं हो सकता। ही हेट्स बीइंग लेट टू वर्क, तो ही इज हेटिंग बीइंग लेट टू वर्क नहीं हो सकता। आई होप यू सक्सीड, आई एम होपिंग यू सक्सीड नहीं हो सकता। तो ये सब वर्ब जो है जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ होते हैं स्टेटिव वर्ब जो स्टैटिक स्टेट्स को बताते हैं। स्टैटिक स्टेट कहने का मतलब स्टेडी एक्शन, स्थिर रूप में पाए जाने किए जाए हुए कार्य, ठीक है, स्थिर रूप में किए गए कार्य, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीम, अपीयर, लिव। सीम, अपीयर, लिव, बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ, डिजर्व, ओन, पोसेस, कंटेन, हैव, etc। जैसे दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ही ओन्स अ लग्जरियस कार। अब इसमें प्रोग्रेसिव टेंस का यूज नहीं करना है, प्रोग्रेसिव टेंस का यूज नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है, गलत हो जाएगा। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ही इज ओनिंग अ लग्जरियस कार, गलत हो जाएगा। सी इज रिजेंबलिंग हर मदर, गलत हो जाएगा। इसमें सब में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना होता है। तो एक बात ध्यान में रख लीजिए कि स्टेटिव वर्ब्स में जनरली हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस का यूज नहीं करते हैं, और इस बात को मैंने यहाँ नोट करके भी लिख दिया है। These verbs cannot be used in progressive tense. These verbs cannot be used in progressive tense. Okay? इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, डायनेमिक है, नेचर का डायनेमिक है ये, तो ये चेंज डिनोट करेगा, परिवर्तनशील कार्य को डिनोट करेगा ये, ठीक है। These verbs are used for temporary और momentary action। वो स्टेटिव वर्ब जो था वो परमानेंट एक्शन को डिनोट कर रहा था, ये जो है टेम्पोररी एक्शंस को डिनोट करते हैं। दिस कैन बी इजीली यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस, ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्रेसिव टेंस में जो भी कुछ भी होगा वो मोमेंटरी एक्शन ही होंगे, परमानेंट एक्शन, परमानेंट नेचर के वो वर्ब्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज वर्ब्स आर यूज्ड फॉर टेम्पोररी एक्टिविटीज लाइक टॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, etc, एंड वॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक वॉचिंग, हियरिंग अ केस, जैसे कि द जज इज हियरिंग अ केस इन द कोर्ट। सीइंग मतलब मीट करने से है, मिलने से है। अब सी को हमने सीइंग कर दिया है तो मीनिंग इसका चेंज कर गया है, इसका मतलब हो गया है मीट, मिलना, ठीक है, टू मीट, किसी से मिलना। तो जैसे कि एग्जांपल में ही इज सीइंग मी टुडे, ही इज सीइंग मी टुडे, इसका मतलब हुआ वह आज मुझसे मिल रहा है, वह आज मुझसे मिलने वाला है, ठीक है। तो समझ में आया होगा डायनेमिक वर्ब्स क्या होते हैं, ये दे डिनोट अ चेंज, टेम्पोररी और मोमेंटरी एक्शंस को ये लोग बताते हैं,
प्रोग्रेसिव टेंस में जनरली यूज होते हैं टेम्पोररी एक्टिविटी, वॉलंटरी एक्टिविटीज को डिनोट करते हैं। गुड। नाउ अब आता है नेक्स्ट हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, अब ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब्स। क्यों? एज दे हेल्प द मेन वर्ब इन फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। मेन वर्ब को हेल्प करते हैं टेंस बनाने में। फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, यहाँ लिखा हुआ है was, were, has, have, had, ठीक है, like and so on, do, does, did। अब जैसे कि देखिए दो प्रकार के होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में आता है वर्ब टू बी, जिसमें कि इज, एम, आर, was, were आता है। वर्ब्स टू डू आते हैं, जैसे डू, डज, डिड आता है। वर्ब्स टू हैव आता है, जैसे हैव, हैज, हैड आता है। अब इन सब का अलग अलग यूजेज है। इन सब के यूजेज को हम लोगों ने टाइम एंड टेंस चैप्टर में समझा है। टाइम एंड टेंस के वीडियो लेक्चर में इस सब चीज़ों को समझाया गया है और बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। मैं चाहूँगा कि आप टाइम एंड टेंस के वीडियो लेक्चर को देखो और बार बार देखो, तो वो उसके सारे यूजेज आपको वहाँ समझ में आ जाएंगे। फिर हम लोग आगे जब मॉडल पढ़ेंगे अलग से, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी भी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद फिर मॉडल ऑक्सिलरी होता है, जिसमें कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू का प्रयोग हम लोगों को समझना होता है। ठीक है, तो हम लोगों को टाइम एंड टेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी के यूजेस को समझना था। फिर मॉडल जब समझेंगे तो भी इसके यूजेस को समझेंगे, और फिर मॉडल में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को समझेंगे, कैन, कुड, मे, माइट को, और इसको फुल डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो ये है आपका कंप्लीट वर्ब्स। तो एक बार फाइनल रिवीजन टच में दे रहा हूँ कि कितना चीज हम लोगों को पता चला, कितने चीजों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली वर्ब्स के। एक फास्ट एंड क्विक रिवीजन, फिर बाकी काम आपको करना है। ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर को बार बार देखना है। कोई दिक्कत होता है तो फिर पूछना है। जैसे कि वर्ब क्या होता है ये हमने समझा, वर्ब के दो मेजर क्लासेस को हमने समझा, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की, व्हाट इज फाइनाइट, व्हाट इज नॉन फाइनाइट। देन वी स्टडीड about types of non-finites, just we got to know infinitive, participle and gerund. ठीक है, then we got to know that finite verbs are of two types, transitive and intransitive. Then we got to know that transitive verb can take one object or more than one object. In that case, object is of two types, direct object and indirect object. We got to know what is direct object, what is an indirect object. Okay, now we got to know that how verbs can be used transitively or intransitively depending upon our uses, right? And then we understood the concept of subject complement, object complement, subject complement, how it qualifies a subject, object complement, how it qualifies an object. And then the subject complement always comes after intransitive, object complement comes after transitive verbs. We got to know each and everything of the verb, right? Each and everything we have understood. We also got to know that nature of complement can be anything from being a noun, a pronoun, adjective, adverb, infinitive, participle, preposition with object. It can be anything. ठीक है, इस बात को समझिएगा और ये आइडेंटिफाई करना जरूर सीखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किस तरह से ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है, कब ये सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। ठीक है, उसके बाद लिंकिंग और नॉन लिंकिंग के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। लिंकिंग मतलब जो सब्जेक्ट से रिलेशन बताए, नॉन लिंकिंग मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों से रिलेशन बताए। ओके, Then we got to know the stative and dynamic verb. Stative verb में verbs of perception के बारे में समझा, verbs of permanent mental status activities के बारे में समझा हमने। उसके बाद फिर हम लोगों ने इमोशनल स्टेट्स वर्ब, ऐसे वर्ब के बारे में समझा जो इमोशनल स्टेट को बताते हैं, स्टैटिक स्टेट्स को बताते हैं। और ये सभी वर्ब हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करते हैं। और फिर डायनेमिक वर्ब्स को समझा जो परमानेंट एक्टिविटीज को नहीं बल्कि टेम्पोररी और वॉलंटरी एक्टिविटीज को बताते हैं। फिर एट लास्ट वी गॉट टू नो अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें कि प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी में ये तीन प्रकार के, फिर मॉडल में ये सब। ओके, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके एक्सरसाइजेज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कभी भी। Okay, take care, goodbye, we'll see you in next chapter. Thank you very much.